चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम डिटेल में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बच्चों हमारे कोर्स में, हालांकि ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक वर्ड आता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये आपने पहले भी कभी सुना होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बेसिकली कई बार क्या होता है, कई बार हम जब देखते हैं कुछ बच्चों को, हमें लगता है वो बच्चे वीक हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, या कई बार हमें लगता है सर, एक वर्ड हम यूज करते हैं, स्टेमिना नहीं है हमारे अंदर। स्टेमिना क्या नहीं है सर, मैं भागता हूँ, भागते भागते थोड़ी देर में हाफ जाता हूँ, जबकि मेरे साथ के बच्चे तो बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। और नॉट इन किड्स बट आल्सो इन एडल्ट्स, आल्सो इन एडोलेसेंस एज, यंग एज या ओल्ड एज में भी हम देखते हैं कि लोगों को क्या करना पड़ता है, लोगों को कई बार स्टेमिना का, वीकनेस का सामना करना पड़ता है। कई लोग बहुत रोबस्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो बोलते हैं कई बार कि डायरेक्टली आप क्या करिए, आप अपनी बॉडी में एक टेस्ट करवाइए, आप पैथोलॉजी लैब में जाइए, एक टेस्ट करवाइए, इसका नाम होता है बीएमआर। कभी सुना है बच्चों नाम बीएमआर चेक करवाना है? अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम लोग करवाते हैं, तो हम अपना बीएमआर चेक करवाते हैं। नाउ व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर होता है बच्चों बेसल, BASAL, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया हो रही है, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है मेटाबॉलिज्म। अगर ये प्रोसेस ठीक ठाक हो रहा है, अगर ये प्रोसेस अच्छा हो रहा है, तो हमारी बॉडी का स्टेमिना बहुत ज्यादा रहेगा, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक ही शब्द में सम्मिलित कर सकते हैं, एक ही शब्द में कंबाइन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। कई बार हम कहते हैं, या हमारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये खाता तो है पर लगता नहीं है, कि सर चावल भी खाता है, तला हुआ भी खाता है, पर पतला सा रहता है, इसकी बॉडी में ना वेट नहीं गेन हो रहा है, हाइट नहीं गेन हो रही है, मतलब खाया पिया लग नहीं रहा है। एक आम भाषा में हम बोलते हैं खाया पिया लग नहीं रहा है। तो बेसिकली खाया पिया लग नहीं रहा है का मतलब क्या है कि भैया बीएमआर में गड़बड़ है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में गड़बड़ है, या मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है। बेसिकली देखा जाए तो किसमें गड़बड़ है? मेटाबॉलिज्म में। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है सर? आपने कहा खाया पिया नहीं लग रहा, आपने कहा बॉडी में वेट गेन नहीं हो रहा, आपने कहा स्टेमिना नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में गड़बड़। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक कारण है, ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी पतली है तो उसका बीएमआर खराब ही है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब ही है, ऐसा नहीं है भाई। मैं तोंदू हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी तोंदू बनना है, आपको भी मोटा बनना है, आपका बीएमआर कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी लोग हैं, उनका आप देखोगे पहाड़ों पे रहने वाले लोग हमेशा पतले रहते हैं, चाहे कितना भी खाएं, उनका फिजिकल वर्क अलग तरीके से है। आप देखा होगा कोई हलवाई है, तो हलवाई जो होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे काम करते हैं। मेरे से टीचर जो है थोड़े लेजी टाइप के टीचर हैं, वो बैठे बैठे काम करते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग थोड़े से ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी इस बात से कंपेयर मत करना कि अगर आप स्लिम हैं, अगर आप थिन हैं तो आपका बीएमआर खराब है, या बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपका बीएमआर खराब है। हाँ, मोटे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो पक्की बात है बीएमआर में गड़बड़ है, ये बात तो पक्की है। लेकिन पतले हैं तो हर बार में जरूरी नहीं कि आपका बीएमआर गड़बड़ है। दूसरी बात, पतले होने के और भी कारण हो सकते हैं, तो इसको कभी भी आप किसी भी एक चीज को जज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना, कोरोना वायरस चल रहा है, किसी को सूखी खांसी है, किसी को गले में दर्द है, तो भैया वो पहले भी जमाने में हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज पहली बार सूखी खांसी हो रही है किसी को, ऐसा नहीं कि पहली बार गले में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार फीवर हो रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है। नॉर्मल फ्लू में भी यही होता है और इस फ्लू में भी यही हो रहा है, तो पता नहीं चलता है प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन किसी एक बीमारी के, किसी एक नॉन सिम्टोमेटिक, यानी कि मतलब कहने का कोई एक खराबी किसी भी वजह से हो सकती है, तो हमेशा बीएमआर को दोष नहीं देना है, मेरे कहने का मतलब ये है। खैर, तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म शब्द को हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, या दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो शब्द क्या है बच्चों? दैट इज, नंबर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म and number two is called anabolism. कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म क्या है? देखो, कैटा वर्ड से याद कर लो कटा हुआ, टूटा हुआ, यानी कि आपने जब खाना खाया, वो खाना आपको कब लगेगा? हमने चावल खाए, हमने केले खाए, हमने कुछ भी खाया, हम कहते हैं हमें खाना पच नहीं रहा, खाना लग नहीं रहा। लग नहीं रहा मतलब क्या है? या तो ये गड़बड़ हो सकती है या ये गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है भगवान न करे दोनों गड़बड़। तो मेटाबॉलिज्म
दो चीजों में डिवाइड हुआ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल फॉर्म। इसका मतलब कैटाबॉलिज्म इज अ डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन एक कैसा प्रोसेस हो गया? डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। अगर फूड ठीक से टूट ही नहीं रहा है, अगर आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रोटीन को तोड़ नहीं पा रहे हो, स्टार्च को तोड़ नहीं पा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स को जो आपने बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज लिया, फ्रक्टोज लिया, लैक्टोज, आपने मिल्क लिया, उसे तोड़ ही नहीं पा रहे तो आपको पचेगा कैसे? तो मेटाबॉलिज्म की पहली चीज है क्या? कैटा। कैटा माने टूटा हुआ, तोड़ने की क्षमता, डाइजेस्ट करने की क्षमता, इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और उसके बाद उसको दोबारा से जोड़ना है, दोबारा से जोड़कर अपने मतलब के लिए यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनाबॉलिज्म। टू फॉर्म, अच्छा मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको बताता हूं। यानी कि कैटाबॉलिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, तोड़कर। और इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स बनाना, जोड़कर। ये प्रोसेस होता है बच्चों एसिमिलेशन। क्या यूज करना है, कैसे करना है? तो एसिमिलेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो हमने तोड़ा, तोड़ने का मतलब कैटाबॉलिज्म, और तोड़ के अपने मतलब के लिए यूज करा, अपने मतलब के लिए यूज करा, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। देखो मैं समझाता हूं। इज समथिंग लाइक अ जंबल वर्ड, और इज समथिंग लाइक, मान लो आपने क्या करा, आपको एक फूड मिला, एक फूड मैं आपको दे रहा हूं जिसका नाम है टी, चाय। एक फूड है जिसका नाम है चपाती। अब स्पेलिंग की टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूं फिलहाल मैंने क्या लिखी है, CHAPATI, चपाती। मान लो मैं आपसे कहता हूं एक फूड मैंने खाया, राइस, RICE, राइस। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे तो टी अपनी बॉडी में नहीं चाहिए थी, मुझे तो चपाती अपनी बॉडी में नहीं चाहिए थी, मुझे तो राइस नहीं बनना, मैं तो नहीं बनना चाहता टी, मैं तो नहीं बनना चाहता चपाती, मैं तो नहीं बनना चाहता राइस, मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं तो सर टीचर बनना चाहता हूं। कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन अभी समझ में आएगा। मैं टीचर बनना चाहता हूं। अब देखो बच्चों ध्यान से, मुझे टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? मुझे टीचर बनने के लिए टी चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ई चाहिए और आर चाहिए। मेरे पास टीचर नहीं है, मेरे पास क्या है? टी है, चपाती है और राइस है। तो मैंने क्या करा, इस टी के TEA को तोड़ा। वो कौन सी रखी, एक ही जैसे हो गए पर अलग बात है। चपाती के CHAPATI को तोड़ा, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग अल्फाबेट्स करे। राइस के RICE को तोड़ के अलग अलग अल्फाबेट्स करे, और अपने मतलब के अल्फाबेट्स को उठाकर मैंने टीचर बना लिया, और बाकी सबको भैया वेस्ट बाहर निकल जाए, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने खाया, इसको जब मैं तोड़कर अल्फाबेट्स बना रहा हूं, इसको जब मैं तोड़कर अलग अलग अल्फाबेट्स बना रहा हूं, मैंने टी बना दिया, आर बना दिया, सी बना दिया, एच बना दिया, आई बना दिया, ई बना दिया, ए बना दिया, एच बना दिया, कुछ भी बना दिया, मैंने अलग अलग अल्फाबेट्स बनाए और उनसे अपने मतलब के अल्फाबेट्स बनाकर उन्हें यूज कर रहा हूं। सो दिस प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, एंड दिस प्रोसेस, सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स बनाना, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। बस फर्क क्या है, ये मैंने खाया, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं चाहिए था, मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए था, ये मैंने खाया, अपने काम के अल्फाबेट उठाए और ये बनाया, ये मैंने खाया, अपने काम के अल्फाबेट उठाए और ये बनाया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मैंने कहा कि मान लो आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तोड़ ही नहीं पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे तो जोड़ोगे कैसे? और मैं कह रहा हूं टूट गया, डाइजेशन तो अच्छा हो गया, डाइजेशन तो अच्छा हो गया, लेकिन जोड़ नहीं पा रहे तो फायदा भी कुछ नहीं हुआ। तो कैटाबॉलिज्म भी अच्छा होना चाहिए, एनाबॉलिज्म भी अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, एसिमिलेशन भी अच्छा होना चाहिए,
तब आपकी बॉडी को फूड का फायदा मिलेगा, तब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन का फायदा मिलेगा, तब हम कहेंगे खाया पिया लग गया, खाया पिया यूज हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें ये शब्द की बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी बन जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये शब्द, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को ढंग से समझेंगे, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को ढंग से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी। अब बच्चों मेटाबॉलिज्म के बाद और इन 5 स्टेप्स को पढ़ने के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, हम अभी एनिमल के न्यूट्रिशन पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि अलग अलग तरह के डाइजेशंस कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के डाइजेशंस कैसे किए जाते हैं। बच्चों इसको समझने के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन ह्यूमन, या न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। लेकिन फिलहाल हमें अभी पहले मेटाबॉलिज्म के बाद जो अगली चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं सर? हमने फूड के टाइप पढ़ लिए, हमने न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ लिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, लेकिन डाइजेशन के टाइप क्या होते हैं? बच्चों ये डाइजेशन के टाइप 2 होते हैं। एक होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बेसिकली हम बात करते हैं सेल के लेवल पर। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक सेल है और ये फूड है, ये है फूड, और जो दूसरी चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये एक सेल है। अब इस सेल ने इस फूड को खाना है, अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस करना है। ये एक सेल है जिसको फूड चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो 5 स्टेप्स में होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। लेकिन इस सेल को लगता है कि भैया मैं इस पूरे के पूरे फूड को नहीं खा सकता, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो वो क्या करता है सेल, फॉर एग्जाम्पल सेल कहता है कि भाई मैं अपनी बॉडी में से कुछ कंपाउंड निकालूंगा और वो कंपाउंड इस फूड पे एक्ट करेंगे और इस फूड को तोड़ देंगे छोटे 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 पार्टिकल्स में। एक कंपाउंड निकला, वो कंपाउंड ने क्या करा, इस फूड को जो कि सॉलिड फूड था, जो बिल्कुल सॉलिड फूड था, उस फूड को देखो मैं इस तरीके का डायग्राम बनाता हूं कि हमारे पास मान लो कोई सेल है और ये फूड के ऊपर उसने कुछ कंपाउंड डाला और वो फूड ऐसे इसमें चेंज हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया। अब सेल क्या करेगा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेगा, इनके पास पहुंचेगा, बॉडी के अंदर लेगा। इसका मतलब सेल ने क्या करा, इसका मतलब सेल ने फूड को बाहर ही, अपनी बॉडी के बाहर, सेल को अपनी सेल के बाहर ही क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को या कॉम्प्लेक्स फूड को, मैं सॉलिड वर्ड भी यूज नहीं कर रहा हूं, एवं लिक्विड भी हो सकता है, फूड को सिंपल में तोड़ दिया। अब ये सिंपल में तोड़ने के बाद फूड को बाहर ले रहा है, सिंपल में तोड़ने के बाद फूड को बाहर ले रहा है, अंदर ले रहा है, सॉरी बॉडी के अंदर ले रहा है। तो पहले डाइजेशन हो चुका है, बॉडी के अंदर लेने से पहले ही डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन। अभी फूड बॉडी के अंदर नहीं आया, बाहर ही तोड़ दिया, बाहर ही सिंपल फॉर्म में ले आया, बाहर ही डाइजेशन कर दिया। ये प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है, बाहर ही डाइजेशन कर दिया। तो इसका मतलब क्या करा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ दिया बाहर। This is called extracellular digestion. When the complex food is break down or when the food is digested outside the cell is called cellular digestion. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो सेल है उसने फूड को पहले बॉडी के अंदर एनगल्फ करा और फिर बॉडी के अंदर ही उसको छोटे 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 पार्ट में तोड़ा, then this is called इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर गया, अंदर जाने के बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंदर जाने के बाद ही वो क्या हुआ, अंदर जाने के बाद वो स्मॉल पार्ट में टूटा। अब हमारा जो डाइजेशन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर। आपको लगेगा सर हमने बॉडी के अंदर खाना खाया और अब हमारे स्टमक में जाके डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रासेलुलर होना चाहिए, नहीं, हमारा डाइजेशन बच्चों एक्स्ट्रासेलुलर होता है, याद रखना। क्यों, देखो फूड हमारे माउथ में आया, क्या माउथ में कोई सेल में आया, नहीं, ओपन कैविटी में आया, हवा में आया, ईजोफेगस से बॉडी के अंदर, हम पढ़ेंगे भी आगे, स्टमक में गया,
स्टमक में खाली जगह है, कोई सेल नहीं है, स्टमक में खाली जगह है, वहां पर फूड डाइजेस्ट होता है और फिर स्टमक की वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन की वॉल्स में सॉरी एब्जॉर्ब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फूड बाहर ही डाइजेस्ट हो रहा है। बाहर का मतलब बॉडी के बाहर नहीं, बाहर का मतलब बॉडी के अंदर जो सेल है उनके बाहर, बाहर का मतलब बॉडी की जो सेल्स है उनके बाहर डाइजेस्ट हो रहा है। तो दैट इज व्हाई द ह्यूमन डाइजेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अमीबा का इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो फूड को अंदर एनगल्फ करता है फिर डाइजेस्ट करता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बच्चों इनके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा एज अ पीडीएफ, जैसे कि मैं करता आ रहा हूँ, अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक आप इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन एमीबा एंड हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे करके हम इसे लर्न करते रहेंगे। फिजिक्स में मैंने जहां तक समझाया है वो आपको याद रखना है। अब हम अपना जो है इसको बायोलॉजी के चैप्टर को आगे इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। ठीक से लर्न करते रहिए, नेक्स्ट टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है।